हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया के कुछ ऐसी मर्डर मिस्ट्रीज़ जो आज तक कभी सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, तो हम लोग एक एक वीडियो के अंदर एक एक मर्डर मिस्ट्री को देखेंगे, उसकी स्टोरीज़ देखेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा था, उसमें विटनेसेस कहाँ तक, मतलब क्या क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, वो सारी चीज़ें हम थोड़ी डिस्कस करेंगे और फाइनली उस केस का क्या हुआ, क्यों वो एक अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्रीज बन के रह गया, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हर एक वीडियो के अंदर एक एक मर्डर केस को लेके। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज ले रहे हैं सबसे फर्स्ट हमारा मर्डर केस स्टोन मैन किलिंग। ये बहुत वेल नोन केस बन गया था 1985 के आसपास और इसके अंदर आज तक कोई भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया था। मतलब अरेस्ट जब हुए थे बट उनको एक डाउट ग्राउंड पे अरेस्ट किया था और बाद में फाइनली कोई विटनेसेस नहीं मिले, कोई एविडेंस उसके अगेंस्ट नहीं मिले, तो फाइनली उन लोगों को छोड़ दिया था। बट आज तक ये केस अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह गया। अब ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग केस का थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि वो केस में एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो ये एक्चुअली केस या स्टोरी समझ लो स्टार्ट होता है 1985 से। 1985 के आसपास, ठीक है, ये मुंबई से इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था कि मुंबई में जो फुटपाथ पे लोग सोते थे ना, उनको सडनली कोई मार के चला जाता था। अब ये किलिंग भी एक ऐसी टाइप की किलिंग होती थी ना कि जहाँ पे कोई एक अननोन पर्सन आके एक हैवी सा स्टोन उठा के जो ये रास्ते पे जो लोग सोते हैं ना, बस उसके सिर पे मार के उनके सिर को कुचल देता था। और ऐसा काफ़ी टाइम तक चला है। सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट एरिया माने जाते थे उस टाइम पे सायन एरिया, किंग सर्कल एरिया, ये सब जगह पे किलिंग्स बहुत बढ़ गई थी। और यहाँ पे जो ये मर्डरर था उसने कुछ लोगों को टारगेट बनाया था जो जनरली अकेले सोते थे, ऐसे ग्रुप में नहीं सोते थे, अकेले सोने वाले या बहुत ज़्यादा अंधेरे में सोने वाले या जहाँ पे लाइट्स बहुत कम है, लोगों का आना जाना बहुत कम है, वो ऐसे जगह पे जाके जो लोग रास्ते पे सोते थे, फुटपाथ पे सोते थे, उनको ये मार देता था। अब आप बोलोगे कि ये मारता क्यों था, तो इसका तो आज तक कभी कोई आंसर मिला ही नहीं है। बिकॉज अब जब तक हम क्रिमिनोलॉजी की बात करते ना, तो एक स्टडी बोलता है कि अगर आप किसी को मारते हो ना, तो एक लव, हेट, रिवेंज या कोई एडवांटेज लेना, ये सब चीज़ों के लिए होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी था ही नहीं, बिकॉज लव हेट वाला सीन था नहीं। देन रिवेंज का तो क्वेश्चन नहीं उठता, बिकॉज वो अननोन लोगों को मार रहा है। चोरी का सवाल नहीं आता है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने गरीब लोग थे कि इनके पास तो इसको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये कभी मर्डर क्यों हुए ना, ये सारे मर्डर्स हुए क्यों, इसका कभी कोई रीज़न ही नहीं पता चला है, बराबर। और ये सब चीज़ें जब स्टार्ट हुई थी तो ये सब कुछ उसके फोटोग्राफ से, जैसे ये सब आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस टाइप की, मतलब बोलते ना, इतनी बुरी तरह से वो लोगों को मार के चला जाता था। तो ये मुंबई से 1985 से ये जर्नी इंसिडेंट्स की ये स्टार्ट हुई थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो पत्थर उठा के फेंक के मारता था ना, उसका ऑन एन एवरेज वेट 30 केजी तक होता था। अब यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन में या एक पुलिस के एनालिसिस में एक चीज़ सामने डेफिनेटली आई थी कि जो पर्सन मार रहा है ना, उसकी कम से कम हाइट 6 फीट तो होनी चाहिए और कम से कम वो 90 to 100 केजी का इंसान तो होना चाहिए। बिकॉज एक 30 किलो का पत्थर उठा के वो फोर्स के साथ फेंकना, ये कोई 40-50 किलो के आदमी का या 5 फीट के आदमी का काम नहीं है। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ रही थी कि कोई पर्सन 6 फीट प्लस हाइट होगा, या तो मतलब अगर ये भी है प्लस उसका वेट भी काफ़ी अच्छा खासा हेल्दी बॉडी स्ट्रक्चर उसका होगा। अब ये 1985 में ये सब इंसिडेंट होना स्टार्ट हुए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी सब चीज़ें थोड़ी एनालिसिस करके सामने आ गई। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया 6th मर्डर के बाद कि जो मार रहा है ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी मर्डर हुए, उसके बाद पुलिस को एक समझा कि ये इन लोगों को मार रहा है, एक ही पैटर्न से मार रहा है, एक ही तरीके से मार रहा है। तो उनको कुछ समझा कि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या पर्टिकुलर एक कैटेगरी के लोगों को ही टारगेट कर रहा है, जिसका और कोई शायद मोटिव है ही नहीं। तो ये एक चीज़ समझ में आया। और उसमें एक सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई इन बिटवीन दिस इंसिडेंट, कि जब वो पर्सन जो मर्डरर था, वो जब एक पर्सन को मारने गया था ना, जो एक वेटर था एक होटल का, और उस वेटर के पास कोई घर नहीं था, तो वो रात को फुटपाथ पे सोता था। अब वो वेटर के ऊपर ये पत्थर फेंकने ही गया था तो वो बच गया सडनली, बराबर। और वो इतना नसीब वाला इंसान था कि वो वहाँ पे भाग भी गया और भाग के उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया
कि मैंने ऐसा ऐसा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, मुझे मारने का ट्राई किया गया है, और जैसे जो आप बोल रहे हो कि ये सब चीज़ें आजकल मुंबई में हो रही है, बस इसी तरीके से चीज़ें मेरे साथ हुई है। पुलिस ने स्केच बनवाने का ट्राई किया, बट उस पर्सन ने ऐसा बोला था कि जहाँ पे वो मुझे मारने आया तो वहाँ पे इतना अंधेरा था, इतना कम लाइट्स था कि मैं उसका फेस सही तरीके से देख ही नहीं पाया। बट उसने फिर भी एक थोड़ा बहुत एनालिसिस करके, थोड़ा अपनी मेमोरी को याद करके उसने एक स्केच बनवाया, बट वो स्केच इतना 100% एक्यूरेट नहीं था। उसके बेस पे पुलिस ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया था, बट वो कोई भी पर्सन मर्डरर थे ही नहीं और ना उसका कोई कनेक्शन था। अब 1987, मतलब ये 1985 से मुंबई से स्टार्ट हुआ, अब ये चीज़ 1985 86 अर्ली तक चली, फिर सडनली चीज़ बंद हो गई। अगेन 1987 में ये चीज़ सामने आई, लेकिन अब मुंबई में जब ये चीज़ सामने आई ना, तो अब माटुंगा एरिया को टारगेट किया गया था। तो पहले सायन एंड किंग सर्कल एरिया था, अब ये माटुंगा एरिया में स्टार्ट हो गया। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद कुछ ब्रेक हो गया और वापस सडनली मुंबई में अगेन ये स्टार्ट हुआ 1987। सेम मर्डर की पैटर्न, सेम तरीका, सेम टारगेट पब्लिक, वही सब कुछ सेम। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन लग रहा था पुलिस को कि जो 1985 में हुआ था वो पर्सन फिर से एक्टिवेट हो गया है और अगेन उसने मर्डर स्टार्ट कर दिए हैं 1987 के अंदर, बराबर। यहाँ पे भी कुछ उसने किलिंग्स की। अब टोटल जो मुंबई की किलिंग्स थी ऑन एन एवरेज, उसका एक पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से 12 किलिंग्स टोटल हुई है टोटल मुंबई के अंदर, बराबर। जो ये स्टोन मैन ने किसी को मारा है। अब इस पर्सन को स्टोन मैन करके नाम दे दिया गया क्योंकि ये पत्थर से लोगों को मार देता था, तो उसको एक नाम दिया गया स्टोन मैन किलिंग, बराबर। अब उसके बाद सडनली 1989 में ये चीज़ वापस लाइमलाइट में आ जाती है। अब ये जो वापस लाइमलाइट में आया ना, अब ये दूसरे लोकेशन पे आया एंड नाउ इन कलकत्ता। अब कलकत्ता में जब ये लाइमलाइट में आया तो वहाँ पे भी एक पर्सन पत्थर उठा के लोगों के सिर कुचल देता था, और वो जो एरिया था वो हावड़ा बीच के आसपास का एरिया था जहाँ पे ये इंसिडेंट्स हो रहे थे। अब पुलिस ने जब कलकत्ता में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया ना, तो उनको ऐसा लगा कि ये कुछ अलग ही पैटर्न है मर्डर का। ऐसा तो पहली बार हम लोग ने भी अपनी लाइफ में देखा है। बट इनको मुंबई इंसिडेंट के बारे में पता चला तो इनको ये चीज़ें लग रही थी कि शायद ये मर्डरर मुंबई से कनेक्शन रखता है। मतलब जो मुंबई में 1985 में किया था, फिर उसने 1987 में जो किया, वही मर्डरर अब कलकत्ता में आया है और यहाँ पे भी लोगों को मार रहा है। और ये कनेक्शन पुलिस का लगाने का इंटेंशन या लॉजिक ये था कि जो पैटर्न ऑफ किलिंग थी, जो लोगों को मार रहा था, वो टारगेट था, जो पत्थर था अप्रॉक्सीमेट 30 kg जो बताया जा रहा था, वो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम था। तो इतना सिमिलरिटी नहीं हो सकता है। या तो फिर पुलिस को ये भी एक लग रहा था कि उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कोई अभी, ताकि डाउट वो 1985 की किलिंग पे जाए, इसके लिए वो पैटर्न को यूज़ कर रहा है। बट अगेन इन्वेस्टिगेशन बहुत हुए बट कभी कुछ पता ही नहीं चला कि ये मर्डरर कौन था। और ऑन एन एवरेज कलकत्ता में 6 मंथ्स के अंदर टोटल 13 मर्डर्स हो चुके थे, बराबर। अब यहाँ पे जब टोटल किलिंग पहुँच गई 13, बट अगेन ये सारे के सारे अनसॉल्व केस रह गए, अनसॉल्व मर्डर केस रह गए। सो ऑन एन एवरेज ये किलिंग्स बहुत बढ़ गई थी। टोटल नंबर अगर आप देखोगे तो 25 to 26 पे ये पहुँच चुका था नंबर, मुंबई और कलकत्ता मिला के। बट आज तक उस किलर का पता नहीं चला है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगेन 2009 में ये चीज़ वापस सडनली लाइमलाइट में आ जाती है, बराबर। और यहाँ पे अब गुवाहाटी में ये केस सामने आया कि जहाँ पे मर्डर स्टार्ट हो चुके हैं। अब 1987 1985 वाले इंसिडेंट सीधा 2009, मतलब एक बहुत लंबा गैप, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स का गैप। बट अगेन किलिंग तो सामने आई थी। अगेन यहाँ पे देखा गया तो पैटर्न एंड एवरीथिंग वॉज सेम। तो वापस पुलिस को ये लग रहा था कि ये जो 20 साल पुराना केस था, कहीं ये फिर से एक्टिवेट तो नहीं हुआ है ना। बट अगेन गुवाहाटी के जो मर्डर हुए थे उसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया गया था, बट अगेन उसमें भी कुछ कभी नहीं मिला है। अब ये मर्डर्स इतने फेमस हो चुके थे कि इसके ऊपर तो मूवी भी बननी स्टार्ट हो गई। तो जैसे एक मूवी आया था जो बॉलीवुड में ही बना था, जिसका नाम ही रखा था द स्टोन मैन मर्डर्स, जिसके अंदर के मेनन एंड अरबाज खान ने एक्ट भी किया था। बट ये कहीं ना कहीं एक चीज़ था कि एक बहुत चीज़ ये लाइमलाइट में आ चुकी थी, मूवीज़ भी बनना स्टार्ट हो गया, बराबर। और काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा
एस्टिमेशंस लगाने स्टार्ट किए थे कि मर्डरर ये हो सकता है, साइको किलर होगा, क्या होगा, बट ये सब कुछ अल्टीमेटली एक एंड हो गया एक मिस्ट्री के नाम पे। और ये एक ऐसी मिस्ट्री रह गई कि वो आज तक अनसॉल्व है और आज तक नहीं पता कि ये कौन पर्सन था जिसने ये सारे मर्डर्स किए हैं। और वो केस फाइनली पुलिस ने बस विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट एनी अरेस्ट, विदाउट एनी क्रिमिनल, बिना कोई पनिशमेंट दिए किसी को भी, और ये केस फाइनली ऐसे ही पुलिस को बंद करना पड़ा बिकॉज इसके अंदर उनको कभी कुछ मिला ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक फेमस केस था जो एक अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री बन के रह गया। तो वैसे ही आगे के वीडियोस में हम लोग अलग अलग टाइप के अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्रीज़ लेके आएंगे, बराबर। अब जो सेकेंड वीडियो हमारा आएगा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही फेमस केस है। उसके अंदर तो आप खुद इतने सोच में पड़ जाओगे कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती है एक ही मिस्ट्री के अंदर, बराबर। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग जल्दी सेकेंड वीडियो भी रिलीज़ करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।